नमस्कार, स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचार। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हम अरस्तु के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। अरस्तु के विचारों में इससे पहले आपने सुना और देखा होगा अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, अरस्तु के शिक्षा संबंधी विचार, न्याय संबंधी विचार और संविधान संबंधी विचार। इसके बाद आज हम देखेंगे अरस्तु ने दास्ता के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं। आपको ताज्जुब होगा या आश्चर्य होगा कि अरस्तु ने तत्कालीन परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए दास प्रथा का समर्थन किया है, दास्ता का औचित्य सिद्ध किया है। वह कहता है दास हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, शासक वर्ग के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन को सरल एवं सुगम बनाते हैं। दूसरी तरफ दासों को एक सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है, संरक्षण मिलता है, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और व्यवस्था है, ये कार्य व्यवस्था है, वो आराम से चलती रहती है। दास प्रथा के बारे में अरस्तु कहता है दास प्रथा यूनानी समाज का आधार रही है। दास प्रथा की उपस्थिति यूनानी नगराज्यों की एक प्रमुख विशेषता रही है और महान आवश्यकता भी थी। दासों की सहायता से वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र आदि जुटाने का प्रयत्न करते थे। यूनानी राजनीतिक जीवन, सभ्यता एवं संस्कृति आदि का दास प्रथा पर ही टिकी हुई है, किंतु अरस्तु के युग में दासता का प्रश्न एक विवादास्पद प्रश्न बन गया था। सोफिस्ट विचारक इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि यूनान जैसे देश में दास्ता जैसी अमानुषिक प्रथा को समूल विनाश कर दिया जाए और इसे वे अप्राकृतिक, अनैतिक एवं अनुचित संस्था मानते थे। एल्डिडॉस तथा एंटीफोन जैसे सोफिस्ट की स्पष्ट धारणा थी कि ईश्वर ने सबको स्वतंत्र बनाया है और प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया है। वस्तुतः अरस्तु के युग में दास प्रथा के विरुद्ध एक भयंकर तूफान आया हुआ था, जिससे दास प्रथा पर आधारित यूनानी नगर राज्यों की सभ्यता के अस्तित्व को चुनौती उत्पन्न हो गई थी। अरस्तु दास प्रथा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहता है जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है वह दास है। दास कौन है? जो हमारा अपना नहीं है, दूसरों का है, लेकिन वो अपने लिए यानी हमारे लिए कार्य करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क नहीं होता। परिवार के प्रमुख अंग है स्वामी और सेवक, दास पति और पत्नी, पिता और संतति। अरस्तु के शब्दों में हम देखेंगे संपत्ति वास्तव में सजीव उपकरणों का समूह है। दास संपत्ति का सजीव उपकरण मानता है, यानी अरस्तु दास को अपनी एक संपत्ति मानता है। संपत्ति व्यक्ति के जीवन को जैसे सरल और सहज बनाती है, वैसे ही दास जो व्यक्ति है, जो से मालिक है, उसके जीवन को सहज, सरल और सुगम बनाते हैं। अगर संपत्ति संक्षेप में देखा जाए तो अरस्तु ने दास को मनुष्य की श्रेणी में रखकर उपकरण की श्रेणी में रखा है। अरस्तु के शब्दों में संपत्ति की प्रत्येक वस्तु जीवन के लिए उपकरण स्वरूप है। जीवन कार्य का परिणाम नहीं है, अतः दास कार्य के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला एकमात्र उपकरण है। दासता की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए अरस्तु 3 बातें बताता है। प्रथम, दास वह है जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं है बल्कि दूसरों का है, फिर भी वह मनुष्य, वह स्वभावतः दास है। यानी दास ऐसा नहीं कि दास केवल एक उपकरण, दास वह उसकी अपनी बुद्धि विवेक नहीं है, वो कार्य करता है किसके? अपने मालिक के अनुसार।
द्वितीय वो कहता है वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरों के अधीन रहता है, दास कहा जाता है। अपना उसका खुद का व्यक्तित्व तो नहीं होता, वो मालिक की इच्छा से कार्य करता है। तृतीय, संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है और जिस संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, दास है। जो प्रकृति से अपना नहीं बल्कि किसी और का है, वह प्रकृति से ही दास है। और जो मनुष्य होते हुए भी किसी और का है, वह भी संपत्ति है। अतः संपत्ति का कार्य संपादन का उपकरण कर सकते हैं, जिसको अपने स्वामी से पृथक अस्तित्व हो सकता है। अब आप देखेंगे अरस्तु जिस तरह से दास प्रथा का समर्थन करता है, आपको इसका कुछ औचित्य सिद्ध नजर आता है। हम कहेंगे हाँ, दास प्रथा तत्कालीन परिस्थितियों में के अनुसार इतनी बुरी नहीं थी कि उसको एकदम से नकार दिया जाए। दासता का औचित्य सिद्ध ये करते हुए अरस्तु कहते हैं कि दासता प्राकृतिक है, यानी जो प्रकृति है वो सभी जो सजीव प्राणी है उसको समान रूप से नहीं बनाती। जब प्रकृति सबको समान नहीं बनाती, आप मनुष्य को देखोगे, एक परिवार में देखोगे, एक परिवार में कितने प्राणी होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। यहाँ तो दासों का तो कोई व्यक्तित्व भी नहीं है। आप अपने घर में देखिए, जितने भी व्यक्ति होंगे उनकी एक अलग नेचर होगी, उनकी एक अलग कार्यशैली होगी। इसी तरह तो अरस्तु कहता है कि दासता तो प्राकृतिक है, यानी प्रकृति प्रदत्त है। मनुष्यों में स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से असमानता होती है। दासता प्राकृतिक असमानता का एक परिणाम है। मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति दास बनने के योग्य है और कुशल तथा बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी बनने योग्य। अरस्तु कहते हैं विषमता तो प्रकृति का नियम है। कुछ व्यक्ति जन्म से स्वामी है तो कुछ दास होते हैं, कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए होते हैं तो कुछ शासित होने के लिए पैदा होते हैं, कुछ आज्ञा देने के लिए, कुछ आज्ञा पाने के लिए होते हैं। शासक और शासित, स्वामी और सेवक का ही अंदर समस्त जड़ चेतन प्रकृति में व्याप्त है। प्रकृति ने जिन्हें स्वामी बनाया है उनमें बौद्धिक बल की और जिन्हें दास बनाया है उनमें शारीरिक बल की प्रधानता होती है। इस तरह बौद्धिक असमानता का ये शारीरिक क्षमता के आधार पर ये दास स्वामी संबंध प्रारंभ किए। यानी जिनके पास बुद्धि और विवेक है वो शासन करने के लिए है, और जिनमें जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली है वो स्वामी की आज्ञा का पालन करते। इससे व्यवस्था आसानी से चलती रहती है। दासता प्राकृतिक है। इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए अरस्तु ने कहा है कि जो लोग शारीरिक सेवाएं करने का कार्य करते हैं वह अपनी सेवाएं अर्पित कर श्रेष्ठतम उत्पादन करते हैं, वे सब प्रकृति दास है। अरस्तु के शब्दों में व्यक्ति यदि वह दूसरे की संपत्ति बनने योग्य है तो प्राकृतिक दासता है। दास प्रथा दोनों के लिए उपयोगी, दोनों यानी किसके लिए, जो शासक है और जो शासित है। जिस प्रकार एक संगीतज्ञ संगीत यंत्रों के अभाव में उत्तम संगीत की निष्पत्ति नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक गृहस्थ स्वामी दासों के बिना सुखी जीवन यापन नहीं कर सकता। अतः स्वामी के दृष्टिकोण को से शासक के दृष्टिकोण से दास प्रथा उचित है। अरस्तु के अनुसार जिस प्रकार शिशुओं के माता पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दासों को भी संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्वयं दासों का जीवन संकटग्रस्त हो है, यानी दासता थोपी नहीं जाती। अरस्तु के अनुसार दासता व्यक्ति स्वयं स्वीकार करता है, उसे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो दास बनने से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। दासता नैतिक है। स्वामी का कर्तव्य है कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु व्यवहार रखे तथा दास का ये कार्य है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। दासों में गुणों का उत्पन्न होना तभी स्वाभाविक है जब स्वामी और दास दोनों में संपर्क, यानी
जो स्वामी है, ऐसा नहीं कि वो दासों के साथ मानवीय व्यवहार करे, उसको मानवीय व्यवहार करना है और मानवीय व्यवहार से दास भी खुश रहेंगे और स्वामी भी खुश रहेगा। दासता नैतिकता यानी हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, नैतिकता, सदाचार, सहयोग, इसको हमें छोड़ना नहीं है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थिरता के लिए आवश्यक। दास प्रथा लगभग संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थिरता का एक अंग बन गई थी। अरस्तु ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया है। आगे हम देखते हैं दासता संपूर्ण समाज के हित में। स्वामियों तथा दासों के अतिरिक्त संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से भी अरस्तु दास प्रथा को आवश्यक तथा हितकर समझता है। अन्य अपने घरेलू कामकाज से मुक्ति मिल जाती है और वो निश्चित तथा एकाग्रचित होकर अपना सारा समय समाज हित के कार्य में लगा सकते हैं। अगर एक व्यक्ति सारा काम करेगा, डिसीजन बनाएगा, पॉलिसी बनाएगा और भी कार्य करेगा, तो वो उतना ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा है कि उसे अपने कार्य को सरल सुगम बनाने के लिए हेल्पर की आवश्यकता है। यानी हेल्पर को हम दूसरे शब्दों में, अरस्तु के शब्दों में, दास कह सकते हैं। विवेकीय दृष्टिकोण से दास प्रथा का औचित्य सिद्ध करते हुए अरस्तु कहते हैं कि स्वामी और दास के आपसी संबंध बिल्कुल आत्मा और शरीर के समान है। जिस तरह शरीर से आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। स्वामी और शासक विवेकशील हैं। विवेक के अनुसार स्वामी के निर्देश पर रहकर ही दास अपना विकास कर सकते हैं। युद्ध का आधार। युद्ध इसके आधार पर अरस्तु कहता है, युद्ध से पराजित व्यक्ति को अरस्तु दास बनाने के पक्ष में तथा विजेता पर इस बात का निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है कि पराजित व्यक्ति दास बनाया जाए या नहीं। यूनान की उस समय जो परिस्थिति थी, उस समय एक गृह युद्ध की स्थिति थी और जो युद्ध में जो पराजित हो जाता था, अगर उनको कोई संरक्षण नहीं देगा तो वो जो उन व्यक्तियों का क्या होगा। तो इसलिए कहते हैं अरस्तु कि युद्ध में जो व्यक्ति अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको संरक्षण मिल जाता है। इस प्रकार वह वैधानिक दासता को उचित मान कहते हैं। युद्ध को दासता का आधार मानते हुए भी अरस्तु युद्ध में पराजित होने पर यूनानी को दास बनाने के पक्ष में था। इस प्रकार आगे हम आपको दासता संबंधी विचारों में थोड़ा ये लगेगा कि अरस्तु इतना बड़ा विचारक, एक दार्शनिक शास्त्री किस तरह से दास प्रथा का समर्थन करता है। हालांकि हम देखते हैं आज की परिस्थितियों में ये इतना उचित प्रतीत नहीं होता, लेकिन अगर समकालीन परिस्थितियों में देखा जाए तो अरस्तु के हिसाब से उसमें वो दास प्रथा का औचित्य सिद्ध करता है। धन्यवाद।